गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू क्लास। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेक्चर में, आज के इस सेशन में। और आज हम आईसीएसआई के मॉड्यूल से रेजिडेंशियल एस्टेट का जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, आज उसी चैप्टर में से हमने एक केस लो को यहाँ पर सेलेक्ट किया है। तो केस लो क्या है, चलिए शुरुआत करते हैं। अप्रैल 3, 2009, मनोज कुमार रेड्डी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर ITAT। तो सबसे पहले हम केस के फैक्ट यहाँ पर समझते हैं, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, केस यहां पर रिलेटेड है असेसमेंट ईयर 5-6 से। सबसे पहले आपको ध्यान से समझना है कि कौन से असेसमेंट ईयर से रिलेटेड हम आज यहां पर केस डिस्कस करने वाले हैं। असेसी वॉज एन एम्प्लॉई ऑफ एन इंडियन कंपनी। असेसी कौन है? असेसी एक इंडियन कंपनी का एम्प्लॉई है। ठीक है, एम्प्लॉई ऑफ एन इंडियन कंपनी। चलिए आगे। ऑन 23rd of March 2004, द एम्प्लॉयर इंडियन कंपनी इशूड अ डेपुटेशन लेटर। तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने आता है, डेपुटेशन। एम्प्लॉयर कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को यहां पर डेपुटेशन लेटर दिया एंड उसे इंस्ट्रक्शन दिए एंड डायरेक्टेड हिम टू वर्क ऑन सम स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट इन यूएसए। यूएसए में किसी स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए एम्प्लॉयर कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को यहां पर एक डेपुटेशन लेटर दिया। इट वॉज मेंशन्ड दैट ही विल रिमेन कंटिन्यू टू बी एम्प्लॉयड अंडर द इंडियन कंपनी ओनली। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि लेटर में ये साफ साफ मेंशन है कि वो इंडियन कंपनी के ही एम्प्लॉय रहेंगे, वो इंडियन कंपनी के ही एम्प्लॉय बने रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और केस को और स्टडी करते हैं। ड्यूरिंग द डेपुटेशन पीरियड, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए यहां पर कि वो 23rd of March 2004 को डेपुटेशन के लिए इंडिया के बाहर जाने वाले हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द डेपुटेशन पीरियड ही केम टू इंडिया एंड स्टे इन इंडिया फ्रॉम 18th of August 2004 टू 6 नवंबर 2000 6 सितंबर 2004। वो 18 अगस्त 2004 से 6 सितंबर 2004 तक इंडिया में आए। वो डेपुटेशन पे यूएसए जा चुके हैं, लेकिन वो बीच बीच में इंडिया आते रहे और 18 अगस्त 2004 से 6 सितंबर 2004 तक वो इंडिया में रहे। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज वर्क ही रिटर्न बैक टू इंडिया ऑन 31 जनवरी 2005 एट 4 AM। अब आपको यहां पर डेट में मार्क कर रहा हूं आपके लिए, जब उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, जिस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें यहां पर इंडियन कंपनी ने यूएसए डेपुटेशन पर भेजा था, वो प्रोजेक्ट उनका कंप्लीट हो गया। तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद वो इंडिया आ गए। 31 जनवरी 2005 को वो इंडिया आ गए और उनका जो इंडिया में जो स्टे का पीरियड था उसकी पूरी टेबल हमारे सामने यहाँ पर दी हुई है। तो सबसे पहले आप देखिए, वो 23 जनवरी 2004 को इंडिया के बाहर गए। इसका मतलब इसके पहले वो इंडिया में थे। तो यदि हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर में देखते हैं कि 2001 के अंदर वो इंडिया में थे और कितने समय के लिए थे, तो उसके पहले वो इंडिया से बाहर गए नहीं थे। तो हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर कि 365 दिनों के लिए वो इंडिया में थे। 2001 2002 में भी वो इंडिया में थे, तो 365 दिनों के लिए इंडिया में रहे। इसी प्रकार आप देखिए 2002 2003 में भी वो इंडिया में ही थे, मतलब 365 डेज के लिए वो इंडिया में रहे। 2003 2004 में वो इंडिया में थे, लेकिन अब आपको यहां पर ध्यान देना है, वो 23 जनवरी 2004 को इंडिया के बाहर गए। तो हमारा जो एक ईयर है, प्रीवियस ईयर 2003 2004, इस प्रीवियस ईयर में इसको यदि हम देखते हैं 2004 से लेकर के 2005, 2003 सॉरी 2004, इस प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में कितने दिनों के लिए थे, वो हमें यहां पर चेक करना है। तो देखिए, ये 1 अप्रैल 2003 से स्टार्ट हुआ और वहां से 31 मार्च 2004। और जैसा क्वेश्चन में हमारे पास में इंफॉर्मेशन है, क्या इंफॉर्मेशन, आप देखिए कि वो 23 जनवरी को इंडिया के बाहर गए हैं। तो आपको यहां पर कैलकुलेशन करना है 1 अप्रैल 2003 से लेकर के
23 जनवरी 2004 तक वो इंडिया में थे, उसके बाद वो चले गए। इसका मतलब वो प्रीवियस ईयर 2003-4 में इंडिया में कुल मिलाकर के 306 दिनों के लिए थे। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं 1 अप्रैल 2003 से कहां तक। एक बार इसको भी हम लिख के देख लेते हैं कहां तक। डेट आपके सामने है 23 जनवरी 2004। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर काउंटिंग करेंगे 1 अप्रैल 2003 से लेकर के 23 जनवरी 2004, तो वो आपके नंबर ऑफ डेज आते हैं 306। तो ये तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा कैलकुलेशन किया कि जिस प्रीवियस ईयर के लिए हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर 2004 2005 का हमारे सामने यहाँ पर मैटर है, क्योंकि यहाँ पर जो केस है वो असेसमेंट ईयर 5-6 से रिलेटेड है। तो असेसमेंट ईयर 5-6 का जो प्रीवियस ईयर होगा वो क्या रहेगा, 4 और 5। चलिए, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर चेक करना है कि असेसी ने क्या बेसिक कंडीशन को फुलफिल कर दिया है। बेसिक कंडीशन जैसा हमें पता है, यहाँ पर दो बेसिक कंडीशन हमारे सामने होती है जब हम किसी इंडिविजुअल का यहाँ पर रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं। फर्स्ट बेसिक कंडीशन होती है हमारी यहाँ पर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, एंड सेकेंड बेसिक कंडीशन होती है हमारे यहाँ पर 60 डेज इन प्रीवियस ईयर प्लस उसके साथ में 365 डेज इन प्रीसीडिंग 4 ईयर्स। ठीक है, ये हमारी कंडीशन होती है। अब सबसे पहले जो केस लो हमारे सामने यहां पर है, तो हमें यहां पर ये समझना है कि बेसिकली क्या जो एम्प्लॉय यहां पर यूएसए में डेपुटेशन वर्क पर जा रहे हैं, क्या उन्हें फर्स्ट कंडीशन के साथ साथ में सेकंड कंडीशन भी अवेलेबल है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले आप चेक करते हैं क्या उन्होंने फर्स्ट बेसिक कंडीशन को फुलफिल किया है। तो देखिए, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2004-2005 टोटल स्टे ऑफ असेसी इन इंडिया वाज फॉर ए पीरियड लेस देन 182 डेज। जैसा हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि वो इंडिया में 182 डेज से कम समय के लिए रहे हैं प्रीवियस ईयर 2004-2005 में। आप देख सकते हैं 78 डेज के लिए वो इंडिया में रहे हैं। इसका मतलब फर्स्ट बेसिक कंडीशन जो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में हमें यहाँ पर दी हुई है, उस बेसिक कंडीशन को उन्होंने यहाँ पर फुलफिल नहीं किया है, फुलफिल नहीं किया है। अब हमारे सामने यहां पर एक क्वेश्चन आता है और फिर हम केस लॉ का यहां पर कंक्लूजन देखने वाले हैं कि केस लॉ में यहां पर क्या कंक्लूजन दिया गया। क्या सेकंड बेसिक कंडीशन यहां पर अवेलेबल रहेगी, और सेकंड बेसिक कंडीशन क्या है, 60 डेज प्लस 365 डेज इन प्रीसीडिंग 4 ईयर्स। चलिए शुरुआत करते हैं केस लॉ के अंदर जो कंक्लूजन दिया गया था। चलिए देखिए, सबसे पहली बात, यदि हम प्रीवियस ईयर 4-5 की बात करते हैं, तो 4-5 में उन्होंने यहां पर 60 डेज का स्टे कर लिया है, और उसके पहले के 4 सालों में उन्होंने यहां पर जो हमारी जो सेकंड बेसिक कंडीशन होती है यहां पर 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन प्रीसीडिंग 4 ईयर्स, तो वो उन्होंने यहां पर कंप्लीट कर ली है। लेकिन हम बात करते हैं यहां पर केस लॉ की, तो एज फॉर एज सेकेंड लिंब ऑफ सेक्शन 6(1) इज कंसर्न, इट इज गेटिंग एप्लीकेबल एज स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज फॉर 78 डेज। जैसा भी देखा हमने यहाँ पर कि प्रीवियस ईयर में वो 78 डेज के लिए इंडिया में थे। मोर देन 60 डेज इन प्रीवियस ईयर, जो सेकंड कंडीशन है 60 दिन की, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट की है, एसएससी ने कंप्लीट की है। और उसके पहले के 4 सालों में वो आसानी से यहाँ पर 365 दिनों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, अब क्या ऐसे एसएससी को हम यहाँ पर रेसिडेंट इन इंडिया बोलते हैं या फिर हम नॉन रेसिडेंट इन इंडिया बोलेंगे। तो सबसे पहले अब आप देखिए, जब सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 को हमने देखा था, तो वहां पर ऐसा मेंशन किया हुआ है कि यदि कोई एम्प्लॉई एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया के बाहर जाते हैं, ध्यान से आप समझिए ये एक्सप्लेनेशन, जब कोई एम्प्लॉई एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जाते हैं, तो क्या ऐसे एम्प्लॉय को, ऐसे पर्सन को यहां पर सेकंड बेसिक कंडीशन अवेलेबल रहती है चेक करने के लिए। और सेकंड बेसिक कंडीशन हमारी क्या है, 60 डेज प्लस 365 डेज। अब
इन द गिवन क्वेश्चन, इन द गिवन केस लो, जो असेसी हैं वो डेपुटेशन के लिए इंडिया के बाहर जा रहे हैं। तो यहां पर जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या दिया हुआ है, तो देखिए, explanation first clause apply where assessee leaves India for the employment purpose. ITAT मतलब इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल रिलाइड ऑन डिसीजन ऑफ अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग इन केस ऑफ ब्रिटिश केस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 2006 न्यू दिल्ली। ब्रिटिश गैस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में जो रूल्स पास किया गया था, जो डिसीजन दिया गया था, इस डिसीजन को बेस बना करके ITAT मतलब इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अपना पक्ष यहां पर रखा, where it was held that for purpose of employment outside India, even assessee on deputation sent outside India by an Indian employer is also covered। इसका मतलब यहां पर यह है कि यदि कोई assessee, ये देखिए कंक्लूजन में आपको बता रहा हूं, कंक्लूजन में आपको बता रहा हूं, यदि कोई assessee यहां पर डेपुटेशन पर इंडिया के बाहर जाता है तो उसे ये मान लिया जाएगा कि वो इंडिया के बाहर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए गया है। फिर से एक बार मैं यहां पर आपको रिपीट कर रहा हूं, यदि कोई असेसी यहां पर डेपुटेशन पर बाहर जाता है तो उसे ऐसा मान लिया जाएगा कि वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया के बाहर गया है, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया के बाहर गया है। तो उस केस में उसे यहां पर सेकंड बेसिक कंडीशन अवेलेबल नहीं होगी, सेकंड बेसिक कंडीशन असेसी को यहां पर अवेलेबल नहीं रहेगी। और सेकंड बेसिक कंडीशन क्या होती है, 60 डेज इन प्रीवियस ईयर प्लस 65 इन 4 प्रीसीडिंग ईयर्स। तो यहां पर ITAT ने कौन से डिसीजन को फॉलो किया, ब्रिटिश गैस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो डिसीजन यहां पर दिया गया था, उस डिसीजन को यहां पर बेस बनाते हुए उन्होंने यहां पर बताया कि डेपुटेशन पर यदि हम किसी को बाहर एम्प्लॉय को भेजते हैं तो उसे ऐसा माना जाएगा कि एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। चलिए अब हम बात करते हैं, इसके अंदर एक और एक्सप्लेनेशन आपको देखना है। ये जो प्रोविजन है कि यदि किसी असेसी को डेपुटेशन पर इंडिया के बाहर यदि उसको भेजा जा रहा है तो वो ऐसा माना जाएगा कि वो उसका एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया है, वो इंडिया के बाहर यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहा है। लेकिन ये प्रोविजन केवल उसी ईयर में एप्लीकेबल होगा। देखिए, एक्सप्लेनेशन 1 शेल अप्लाई फॉर दैट ईयर ओनली इन विच द असेसी इज लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब आप ध्यान से देखिए, 23 जनवरी 2004, मैं डेट आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूं, आप डेट को समझिए। डेट आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, ये डेट आप 23 जनवरी, 23 जनवरी 2004 को असेसी यहां पर डेपुटेशन पर बाहर जा रहा है। इसका मतलब यदि हम बात करते हैं 23 जनवरी 2004, ये कौन से प्रीवियस ईयर में कवर होगा, तो ये प्रीवियस ईयर में होगा कवर 2003 2004। इसका मतलब ये जो रूल है, ये जो एक्सप्लेनेशन यहां पर बताया हुआ है, जो ब्रिटिश गैस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का डिसीजन यहां पर ITAT के द्वारा यहां पर फॉलो किया गया था कि यदि कोई ऐसी डेपुटेशन पे बाहर जाता है तो उसे ऐसा मान लिया जाएगा कि वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जा रहा है, मतलब उसको सेकंड बेसिक कंडीशन यहां पर अवेलेबल नहीं रहेगी। लेकिन ये उसी ईयर के लिए माना जाएगा जिस ईयर में वो बाहर गया है। तो आप देखिए, 23 जनवरी 2004 में असेसी डेपुटेशन पर बाहर जा रहा है, मतलब प्रीवियस ईयर 2003-4 में ये माना जाएगा कि वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर गया है। तो ये जो रूल है ये कौन से प्रीवियस ईयर के लिए एप्लीकेबल होगा, प्रीवियस ईयर 2003 2004, ना कि प्रीवियस ईयर 2004 2005। तो फर्स्ट डिसीजन हमने यहां पर, फर्स्ट कंक्लूजन हमने यहां पे देखा, 2003 2004 के लिए ये माना जाएगा कि जो असेसी है जो डेपुटेशन के लिए गए हैं वो ऐसा मान लिया जाएगा कि वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया के बाहर गए हैं, मतलब उन्हें यहां पर सेकंड बेसिक कंडीशन अवेलेबल नहीं रहेगी। लेकिन कौन से ईयर के लिए, 2003 2004 प्रीवियस ईयर के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर, ये तो हमने डिसीजन को समझ लिया और ये हमारे सामने अब क्लियर हो चुका है कि 2003
ये वो प्रीवियस ईयर जहां पर उनको सेकेंड नंबर की बेसिक कंडीशन अवेलेबल नहीं रहेगी। लेकिन अभी हमारे सामने जो कैलकुलेशन है, जो केस हमारे सामने है, वो है 2004 2005 में क्या होगा। 2004 2005 को हमें यहाँ पर समझना है। 2004 2005 में क्या एसएससी को यहाँ पर जो बेसिक कंडीशन है सेकेंड नंबर की, क्या वो अवेलेबल रहेगी। जैसा भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया, ये जितना भी डिसीजन हमने देखा था, ये 2003 2004 के लिए था, क्योंकि उसी ईयर में वो डेपुटेशन पर इंडिया के बाहर गए हैं। उसके बाद वो 2004-5 में इंडिया आ चुके थे। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर 2004 2005 में क्या उनका रेसिडेंशियल स्टेटस रहेगा। तो सबसे पहले यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं, 2004 2005 के लिए असेसी को दोनों बेसिक कंडीशन अवेलेबल रहेगी, दोनों बेसिक कंडीशन। चलिए अब हम चेक करते हैं यहां पर 2004 2005 में असेसी, जैसा मैंने भी आपको बोला, दोनों बेसिक कंडीशन उनको अवेलेबल है। 182 डेज के लिए क्या वो इंडिया में अवेलेबल है, और यदि नहीं है तो क्या वो 60 डेज वाली बेसिक कंडीशन को यहाँ पर फुलफिल कर पा रहे हैं। तो इसको लेकर के भी यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन है जो हमें यहाँ पर समझने हैं। तो आप सभी ध्यान से इसको देखिए कि वो एक्सप्लेनेशन क्या है। चलिए, क्लोज बी टू एक्सप्लेनेशन वन। द असेसी वॉज फॉर ए विजिट इन इंडिया फ्रॉम आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। 18 अगस्त 2004 से लेकर के 6 सितंबर 2004 तक वो इंडिया में विजिट पर थे, जैसा क्वेश्चन में यहां पर दिया हुआ है। एक बार आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। देखिए, डेपुटेशन पर वो चले गए थे 23 जनवरी 2004 को। उसके बाद वो इंडिया में फिर से आते हैं 18 अगस्त 2004 से 6 सितंबर 2004 तक वो इंडिया में आते हैं। तो यहां पर ये डिसीजन दिया गया, यहां पर ये डिसीजन दिया गया कि वो जब इस पीरियड में इंडिया में आ रहे हैं तो वो विजिट पर आ रहे हैं। किस पर आ रहे हैं? विजिट पर आ रहे हैं। द असेसी वॉज फॉर ए विजिट इन इंडिया फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। वो प्रीवियस ईयर 2003 2004 में इंडिया के बाहर डेपुटेशन पर गए थे, जिसको हमने यहां पर देख लिया। उसके बाद 2004 2005 में वो यूएसए से इंडिया आते हैं 18 अगस्त 2004 से 6 सितंबर 2004 के बीच में। तो यहां पर हमने इसको क्या बोला कि अभी उनका डेपुटेशन वाला वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका मतलब यहां पर क्या कंसीडर किया गया कि वो इंडिया में विजिट पर आ रहे हैं। ध्यान से आप समझिए केस लॉ का मीनिंग क्या है। 18 अगस्त 2004 से 6 सितंबर 2004 वो इंडिया में विजिट पर आ रहे हैं, और उसके बाद वो फिर से कहाँ चले गए? वो यूएसए चले गए थे, और फाइनली वो अपना डेपुटेशन वाला वर्क पूरा कंप्लीट करके ही रिटर्न बैक टू इंडिया ऑन 31 जनवरी 2005। 31 जनवरी 2005 को वो वापस इंडिया आ चुके हैं। अब यहां पर आपको समझना है, द पीरियड आफ्टर 31 जनवरी 2005 कैन नॉट बी ट्रीटेड एज विजिट। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, 31 मार्च 2005 को वो अपना टास्क कंप्लीट करके इंडिया आ चुके हैं। तो अब ये माना जाएगा कि अब वो परमानेंट इंडिया आ चुके हैं, अब वो विजिट पर इंडिया नहीं आए हैं। जब हमने 18 अगस्त 2004 की बात की थी यहां पर, तो 18 अगस्त 2004 को जब वो इंडिया आए थे तो उस समय उनका डेपुटेशन वाला वर्क कंप्लीट नहीं हुआ था। तो हमने क्या बोला कि वो विजिट पर आए हैं। और जैसे हम बोलते हैं कि आउटसाइड इंडिया कोई पर्सन इंडिया में विजिट पर आता है, तो उसको सेकंड नंबर की बेसिक कंडीशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती है। सेकंड नंबर की बेसिक कंडीशन अवेलेबल नहीं होती है। अगर कोई इंडिया के बाहर रहता है, इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन, और वह इंडिया में विजिट पर आता है, तो उसे सेकंड बेसिक कंडीशन अवेलेबल नहीं रहेगी। ये सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के एक्सप्लेनेशन में हमें दिया हुआ है। लेकिन जब वो इंडिया में 31 जनवरी 2005 को आ चुके थे, तो उसके बाद का जो पीरियड है, उसके बाद का जो पीरियड है, उसके लिए ऐसा नहीं माना जाएगा कि वो विजिट पर है। फाइनली फाइनली हम यहां पर क्या कहने वाले हैं? हम यहां पर एक कहने वाले हैं कि
31 जनवरी 2005 से लेकर के 31 जनवरी 2005 से लेकर 31 मार्च 2005 तक जो हमारा यहाँ पर प्रीवियस ईयर 2004-2005 है। ठीक है, इस प्रीवियस ईयर में उन्हें यहां पर सेकेंड नंबर की बेसिक कंडीशन अवेलेबल है। एक बार ध्यान से आप इसको पढ़िए। हेंस क्लोज बी टू एक्सप्लेनेशन 1 कैन नॉट अप्लाई। हाउएवर टू डिटरमाइन पीरियड ऑफ स्टे अंडर सेकेंड लिंब ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 पीरियड ऑफ विजिट शैल बी एक्सक्लूडेड। पीरियड ऑफ विजिट शैल बी एक्सक्लूडेड मतलब 2004-5 में जब उनका हम यहाँ पर रेसिडेंशियल स्टेटस चेक कर रहे हैं तो वैसे तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वो 78 डेज के लिए यहाँ पर इंडिया में थे, लेकिन इसमें से वो पीरियड हम यहाँ पर सेकेंड कंडीशन हमें यहाँ पर अवेलेबल हो रही है, लेकिन इसमें हम वो पीरियड यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे जिस समय वो विजिट पर थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो विजिट पर कब थे। इस हमने माना यहाँ पर 18 अगस्त 2004 से 6 सितंबर 2004 तक वो विजिट पर थे। लगभग 28 दिन, लगभग 28 आप देख सकते हैं। सॉरी, 18 अगस्त से लेकर के लगभग 18 दिन यहाँ पर हो रहे हैं। 18 आप काउंट कर सकते हैं। 18 अगस्त 2004 से 6 सितंबर 2004 तक जब वो विजिट पर थे, तो इन 78 में से वो विजिट वाले दिन आपको माइनस करने होंगे। इसका मतलब फाइनली हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2004-5 में जब हम यहाँ पर नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ डेज आपको काउंट करने हैं 31 जनवरी 2005 से लेकर के 31 मार्च 2005। हमें इतना चेक करना कि इन दिनों में टोटल वो कितने दिनों के लिए इंडिया में रहे। तो आप देखिए 31 जनवरी 2005 से लेकर 31 मार्च 2005 तक जब हम यहाँ पर देखते हैं तो फरवरी का पूरा महीना इसमें आपको लेना है। तो 28 डेज फरवरी के, एक बार इसको हम लिख के देखते हैं। वेट ए मिनट, हम इसको देखते हैं। फरवरी के आपके यहाँ पर होते हैं। During the deputation period, he came to India and stayed in India from August 18, 2004 to June